बेटा आज हमारे पास एवरेज पावर है एलसीआर, जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि एलसीआर के ऊपर एवरेज पावर बताइए कितनी होगी। तो भाई मैं एक एलसीआर सर्किट कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज द एलसीआर सर्किट। और इस एलसीआर को अगर मैं किसी एक एसी सोर्स से जोड़ूं तो हमें पता है कि इंडक्टर में करंट पीछे चलता है, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है और रजिस्टर में करंट वोल्टेज के पैरेलल चलता है। ये बातें हम पहले भी बात कर चुके हैं। और इसी के रिगार्डिंग अगर मैं इस एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर निकालना चाहता हूं तो एवरेज पावर का फॉर्मूला सीधा सीधा है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t वी आई और इंटू डी टी। सीधा सीधा अपना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एवरेज पावर कैसे करनी है। अब मैंने एलसीआर में करना है, अब एलसीआर में एल भी है, सी भी है, आर भी है, तो मैं क्या लूं भाई, वी और आई क्या लूं। तो भाई वी तो मैंने फिक्स कर रखा है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई की वैल्यू क्या लूं। आई भाई यहाँ पर इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। तो ध्यान दो, मैंने एलसीआर सर्किट जब लिया था तो मैंने कौन सी वोल्टेज ज्यादा लिखाई थी, मैंने दिखाई थी तुम्हें इंडक्टर की वोल्टेज, क्योंकि सर्किट को मैंने इंडक्टिव डोमिनेंट कंसिडर किया था। यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। मैं कंसिडर कर लूँ कि सर्किट इंडक्टिव डोमिनेंट है और इंडक्टर के अंदर जो करंट है या कैपेसिटिव डोमिनेंट, आपकी मर्जी है क्या लेना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आप क्या लेना चाहते हो कि इंडक्टिव डोमिनेंट है या कैपेसिटिव डोमिनेंट। मैंने मान लिया कि इंडक्टिव डोमिनेंट है, और इंडक्टिव डोमिनेंट है ये मैंने लेट किया है कि द सर्किट इज एलसीआर इज इंडक्टिव डोमिनेंट एंड इन विच द करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई/2 नहीं माना मैंने। मुझे क्या पता कि कंप्लीट एलसीआर में कितने फेज से करंट आगे पीछे चल रहा है। तो मैंने माना कि सर्किट इंडक्टिव डोमिनेंट है और इसके अंदर करंट है ना वो 5 फेज से पीछे चल रहा है वोल्टेज की। तो फेज डिफरेंस मैंने 5 मान लिया, तो भाई उस पाई/2 की जगह मैंने यहाँ 5 कंसिडर कर लिया। तो वी और आई आ गए, इस वी और आई को उठाकर यहाँ रखना है, वी सॉल्व द आंसर। और इसमें हेल्प मुझे कौन करेगा, इससे पीछे जो हम एलसीआर के इंडक्टर रजिस्टर में निकाल के आए हैं दो इंटीग्रेशन, उनके रिजल्ट्स ये ध्यान दें। इनके इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है ये मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं, तो आपको ध्यान देना है इस बात पे कि ये कैसे सॉल्व किए गए हैं। मैं इसमें डायरेक्ट रिजल्ट पुट करने वाला हूं, ये ध्यान रखना। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको कंप्लीट इन दोनों के इंटीग्रेशन उसमें सॉल्व करके दिखाने होंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, इसलिए बायो वाले स्टूडेंट इस बात को खास ध्यान रखें बेटा। तो देखो पी एवरेज इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारे पास 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, वी और आई की जगह ये रखूंगा तो वी नॉट और आई नॉट बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड इंटू में साइन ओमेगा टी -5 और इंटू में डी टी। ये हो गया, मैंने वी और आई की वैल्यू उठाकर इसमें रख दी, सर्किट इंडक्टिव डोमिनेंट। तो पी एवरेज किसके बराबर आ गया हमारे पास वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी, ये एज इट इज रखा बेटा। और इसको हम फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ओमेगा टी और बी क्या है फाई, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस होता, इफ वी आर टेकिंग कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट देन द फेज बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर +5 कर देता और यहाँ पर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता। तो ये आएगा, जो इच्छा हो कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी इंटीग्रेशन 0 से टी, इस साइन ओमेगा टी को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इधर से इस ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी और उधर से इस ब्रैकेट में क्या आएगा, डी टी एंटर करेगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई। ओवरऑल मैंने कॉमन क्या ले लिया यहाँ से, वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, वी नॉट आई नॉट टी को मैंने कॉमन कर दिया। इधर से इस ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर इधर से तो मैं इंटीग्रेशन और साइन ओमेगा टी को एंटर करवा रहा हूं, इधर से मैं किसको एंटर करवा रहा हूं, डी टी को। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी नॉट आई नॉट, देखो जरा ध्यान से, इधर से वी नॉट आई नॉट टी को तो मैंने अलग रखा, इधर से इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट वाली सिस्टम के अंदर मैंने इधर से तो ये एंटर करवाना है और इधर से ये एंटर करवाना है। तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा, इंटीग्रेशन 0 से टी, साइन और साइन क्या हो गए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड दैट इज इक्वल टू कोस फाई डी टी माइनस, अब इधर से एक और इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से टी
साइन साइन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी और साइन फाई और इनटू में डी टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, मैंने जो चीज़ लिखी है और अब मैं वो दोनों फॉर्मूले यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वही दो फॉर्मूले हैं जो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और उनका इंटीग्रेशन मैंने पीछे सॉल्व किया है, तो मैं इसमें सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप वहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को। बार बार उस चीज़ को सॉल्व करना ठीक नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है बेटा। तो हमने यहाँ पर एवरेज पावर का जो स्टॉपेज है वो यहाँ ला के छोड़ दिया है। मैंने इस ब्रैकेट वाली टर्म के अंदर इंटीग्रेशन और साइन ओमेगा टी और इधर से डी टी को मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्मेट बन गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे लिखेंगे। ओवरऑल कॉमन क्या चल रहा है? वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी। तो देखो जरा इसको क्या लिखेंगे, तो भाई पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी ब्रैकेट शुरू। अब देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है? यहाँ पर डी टी के रेस्पेक्ट में। तो कोस फाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कोस फाई को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा भाई? इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू डी टी। ऐसा लिख सकता हूँ। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, फाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया माइनस का। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो, अब ये जो चीज है ना, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? डी टी। तो साइन फाई तो कांस्टेंट है, तो साइन फाई को तो मैंने ले लिया बाहर। लो जी, बाहर आ गया यहाँ से, इस वाली टर्म से। इस वाले टर्म से साइन फाई को मैंने ले लिया बाहर, और अंदर क्या रह गया? साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से टी, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? साइन 2 ओमेगा टी। ये फॉर्मूला क्या बन गया? साइन 2 ओमेगा टी। ये 2 रहा, साइन फाई बाहर ले लिया, क्या बन गया बेटा? साइन 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी। ये लो जी, बन गई बात। अब हमारे पास वो दो रिजल्ट हमने वहां इसीलिए रखे हैं स्पेयर में कि भाई उनका यूज हम अब कर सके, क्योंकि पीछे वीडियो में मैं उन दोनों के रिजल्ट बता के आया हूं कि कैसे उनके आंसर, एक का आंसर t/2 आएगा और एक का आंसर 0 आएगा। तो देखो v नॉट आई नॉट अपॉन में t, यहां से इसका आंसर कितना आएगा? t/2। इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो भाई ये तो बन गया सारा 0, और इसका आंसर क्या आएगा? कोस फाई, और इसका आंसर आएगा t/2 -0। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोस फाई एज इट इज, इसका आंसर t/2 मैं पहले बता चुका हूं, वो यहाँ लिखा हुआ है, और इसका आंसर 0, तो बेटा यहाँ 0 हो गया। तो भाई अब जो हमारे पास रिजल्ट बना, देखो मैंने 4 स्टेप में समझाया, वैसे ये काफी बड़ा है, जब मैं इसके इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करूं, इसमें दिखाऊं, तो ये काफी लेंथी चला जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको रखा है बेटा, ताकि ये शॉर्ट में आसानी से तुम्हें समझ में आए, क्योंकि एक बार आपको ये चीज समझनी है कि कैसे इनके आंसर 0 और t/2 आए हैं। तो ये क्या बन गया? वी नॉट आई नॉट अपॉन में टी मल्टीप्लाइड बाय कोस फाई मल्टीप्लाइड बाय t/2। टी से टी कट गया, दैट इज इक्वल टू पी एवरेज वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 कोस फाई, एंड दैट कैन बी रिटन एज पी एवरेज। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको यहां कर देता हूं। पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में √2 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट अपॉन में √2 इंटू कोस फाई। और अब पी एवरेज किसके बराबर आ गया? वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द required answer for the average power in LCR circuit if the circuit is inductive dominant. If we take capacitive dominant, यहाँ जो माइनस था ना उसकी जगह प्लस रखना है बस, और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, जिसमें पी एवरेज की वैल्यू बेटा मैंने ये निकाल दी। अब ये आ गई हमारे पास पी एवरेज की। अब पी एवरेज की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो ये फाई की वैल्यू है ना, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ये जो कोस फाई है ना, ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर फैक्टर को। दैट्स वाई जो मैंने तुम्हें बताया पीछे, जब मैंने एलसीआर के रेजोनेंस के न्यूमेरिकल करवाए, तो उसमें कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपको पावर फैक्टर इतना दे रखा है तो उसका बताओ, उस एलसीआर सर्किट का आर और जेड, मतलब उसका जेड की वैल्यू बताइए कितनी होगी अगर उस सर्किट में आर की वैल्यू इतनी दे रखी हो। तो इस तरह के, तो पावर फैक्टर है वो यहाँ कोस फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक इंपीडेंस ट्रायंगल में जो कोस फाई होता है, एक इंपीडेंस ट्रायंगल में
जो कोस फाई हमारे पास होगा, कोस फाई जो होता है वो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर बाय जेड। क्या होता है? आर बाय जेड। ये ध्यान रखनी है आपने बात, जब हम रेजोनेंस वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला यूज होता है। फिलहाल यहाँ पर कोस फाई जो है वो आई आर एम एस और वी आर एम एस के बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करेगा। इफ यू टेक इंडक्टर तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई टू, क्योंकि वी और आई में फेज कितना होता है इंडक्टर में? पाई बाई टू। कैपेसिटर की लूं वैल्यू तो 5/2, तो एवरेज पावर सीधा सीधा रिजल्ट 0 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर का आंसर क्या निकाला था? पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। फाई की जगह 0 रखो तो क्या आ जाएगा? पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस और इंटू आई आर एम एस। तो ये हमने देखा कि एवरेज पावर का जो आंसर है वो हमारे पास ये बनता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है एंड द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज वाटलेस करंट। तो देखो वाटलेस करंट क्या होता है? वाटलेस करंट हमारे पास होता है, वाटलेस करंट दरअसल वो करंट होता है जिस करंट के ऊपर पावर कंजप्शन की वैल्यू है ना किसी एक सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर 0 हो जाए। क्या बोल लिया मैंने? एवरेज पावर कंजप्शन 0। एक सीधी लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वाटलेस करंट वो करंट होता है जिसके ऊपर एवरेज पावर कंजप्शन 0 हो जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं एलसीआर सर्किट, तो एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर कंजप्शन 0 कैसे होगी वो ध्यान से समझो। मैंने लेट कर लिया कि भाई हमारे पास आई आर एम एस और वी आर एम एस दोनों के बीच में हमने कंसिडर कर लिया कि एंगल है थीटा। इफ वी टेक एन एंगल थीटा बिटवीन वी आर एम एस एंड आई आर एम एस, लेट्स सपोज, एंड इफ वी टेक द कंपोनेंट ऑफ आई आर एम एस विद रिस्पेक्ट टू वी आर एम एस, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? या हम फाई ले, थीटा ले लो, फाई ले लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो हम यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ थीटा कंसिडर किया है क्योंकि फाई मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, क्योंकि मुझे ये बताना है कि पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस। ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। क्योंकि फाई एंगल मैं पहले यूज कर चुका हूं इसीलिए मैंने लेट किया, क्योंकि मैंने अभी बोला कि वाटलेस करंट दरअसल वो करंट होता है जिस पर एवरेज पावर कंजप्शन 0 हो जाती है। तो वी आर एम एस हो गया, ये आई आर एम एस हो गया। आई आर एम एस और वी आर एम एस में एंगल है थीटा, तो थीटा एंगल है तो आई आर एम एस का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग क्या होगा? आई आर एम एस कोस थीटा हो गया। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम देखें तो आई इसके अलॉन्ग क्या आएगा? यहां से आई आर एम एस का कंपोनेंट आई आर एम एस साइन थीटा। ये बन गई बात। ठीक है भाई, मैंने आई आर एम एस और वी आर एम एस में एंगल थीटा कंसिडर किया और वी गेट द कंपोनेंट ऑफ आई आर एम एस रिगार्डिंग वी आर एम एस, दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आई आर एम एस साइन थीटा। तो अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों करंट में से, क्योंकि करंट के दो कंपोनेंट है, इन दोनों में से वो कौन सा करंट है जो पावर को 0 कर दे, एवरेज पावर की वैल्यू 0 कर दे। तो जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है भाई, और इस फॉर्मूले में मैंने इस VRMS को तो एज इट इज VRMS ही लेना है, दैट इज इक्वल टू VRMS। लेकिन ये जो IRMS है ना, फिलहाल मेरे पास ये जो डायग्राम मैंने लिया है इसमें IRMS की जगह IRMS का कौन सा कंपोनेंट लिया गया है बेटा? IRMS कोस थीटा, IRMS कोस थीटा, ये मैंने लेना है। इस I की जगह मैंने ये यूज करना है। और IRMS कोस थीटा और VRMS में कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ आप देख सकते हैं कि IRMS कोस थीटा और VRMS में कितने डिग्री का एंगल है? दोनों एक ही लाइन पर हैं तो दोनों में एंगल हो गया 0। तो ये फाई की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? कोस 0। इसी तरह से P एवरेज हमारे पास क्या आ गया? VRMS IRMS। दूसरा देखूं इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग, IRMS की जगह मैं लिख सकता हूं इसमें IRMS साइन थीटा। अब देखो IRMS साइन थीटा और VRMS में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। तो कोस फाई की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? कोस 90 डिग्री, ऐसे हम लिखेंगे। मतलब ये जो फाई है दैट इज द एंगल बिटवीन IRMS कोस थीटा एंड VRMS एंड IRMS साइन थीटा एंड VRMS। तो मैंने यहाँ पर ये देखो एंगल लिखा है
कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो यहां से अगर मैं पी एवरेज निकालू तो क्या आ गया, वी आर एम एस और आई आर एम एस कोस थीटा, क्योंकि कोस 0 हमारे पास कितना हो गया बेटा, 0। और यहां से अगर मैं देखूं तो पी एवरेज किसके बराबर हो गया, कोस 90 कितना होता है, 0, तो पी एवरेज भी कितना हो गया, 0। तो कौन से करंट के कंपोनेंट की वजह से हमारे पास एवरेज पावर 0 हो गई थी, ऑब्वियस सी बात है आई आर एम एस साइन थीटा की वजह से। तो दिस आई आर एम एस साइन थीटा इज नोन एज वाटलेस करंट। इसको हम क्या बोलेंगे, वाटलेस करंट। और ये इसकी वजह से एवरेज पावर कंजप्शन 0 नहीं हुई, तो इसको हम बोलेंगे वाट फुल करंट। क्या बोलेंगे बेटा, वाट फुल करंट। वाट फुल करंट, ध्यान दो थोड़ा सा, एक वाटलेस करंट है और एक वाट फुल करंट है। तो वाट फुल करंट क्या होता है, आई आर एम एस कोस थीटा, और वाटलेस करंट क्या होगा, आई आर एम एस साइन थीटा। तो ये हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक तो वाटलेस करंट और एक एवरेज पावर। एवरेज पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी बच्चे इनके कॉन्सेप्चुअल और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर पढ़ के जाएं बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी मस्ट है इस चैप्टर की, वो हम लास्ट में बात करेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा, ओके।